हादसा दूसरों के साथ हो तो बस खबर है, अपने साथ हो तो दुर्घटना। घर कब आओगे? देखिए सुपर क्राइम टाइम, अपना ख्याल रखना। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। बुलेटिन की शुरुआत आज कर रहे हैं गोरखपुर के बड़हलगंज की खबर से, जहां पर तेंदुए ने जमकर कोहराम मचाया हुआ है। ये विजुअल ध्यान से देखिए, कैसे एक तेंदुआ लगातार लोगों पर हमला कर रहा है। हालांकि वो डरा हुआ लग रहा है, वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बाहर निकलने के रास्ते उसे बंद नजर आ रहे हैं। तो जो सामने आ रहा है उसी पर हमला करके वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। बड़हलगंज के अंदर ये तेंदुआ देखा गया, जिसने कुल मिलाकर 9 लोगों को घायल कर दिया है। इस इलाके में आलम यह है कि लोग घर से निकलने में भी अब डर रहे हैं। तेंदुआ यहां पर घरों की छत पर चढ़ गया और उसके बाद उसने लोगों पर हमला कर दिया। वन विभाग को मामले की सूचना दी गई तो 2 व्यक्ति मौके पर पहुंचे, लेकिन उनके पास तेंदुए को पकड़ने का कोई खास इंतजाम नजर नहीं आया। तेंदुए के हमले में घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ पर आप 2 लोगों पर किस तरह तेंदुए ने हमला किया ये देख रहे हैं। कुल मिलाकर 9 लोगों पर इस तेंदुए ने हमला किया। आपने देखा, ये इसको गिराते हुए तेंदुआ अपने आपको बचाने के लिए भाग रहा है। और ये जो सफेद कपड़े पहने हुए ग्रामीण है, जब उससे बचाने के लिए तेंदुए पर लाठी मारी गई तो उसने ये लाल कपड़े पहने व्यक्ति पर भी हमला कर दिया और वहां से भाग निकला। ये विजुअल जो आप देख रहे हैं, ये गोपालगंज से बड़हलगंज से ये विजुअल रिकॉर्ड किया गया है। और जब वन विभाग को सूचना दी गई तो 2 लोग वहां भेजे गए, लेकिन उनके पास तेंदुए को पकड़ने का इंतजाम नहीं था। अब वहां वो गाय को देख रहे हैं, गाय भी अपना सिर तेंदुए की तरफ करके उसको वहां से भगाने की कोशिश कर रही थी। अरे बेचारी जिंदगी बची। ये तेंदुआ मकान की छत पर चला गया और वहां जाकर छिप गया। बहुत देर तक उसे ढूंढा जाता रहा। अरे बेचारी जिंदगी बची। तो ये विजुअल आप देख रहे हैं, कुल मिलाकर 9 लोग इसमें घायल हुए, लेकिन इस विजुअल के अंदर आपको इनमें से 3 नजर आ रहे हैं। तेंदुआ अगर आप ध्यान से देखें तो हमला करने की बजाय उसकी ज्यादा कोशिश ये है कि वो बचकर वहां से निकले, और जब उसका रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है उसके बाद वो लोगों पर हमला कर रहा है। अरे बेचारी जिंदगी बची। अब लोग इस बात से हैरान हैं कि गोरखपुर में बड़हलगंज में ये तेंदुआ आया कैसे यहां तक वो पहुंच गया। अरे बेचारी जिंदगी बची। बड़हलगंज के आसपास में जंगल के इलाके कम हैं और इसीलिए लोग इस पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि गोरखपुर के इस इलाके में तेंदुआ घुसा कैसे। लेकिन आप देख रहे हैं वहीं पे गाय भैंस बहुत सारी बंधी हुई है और एक आदमी को गिराता हुआ पहले वो अंदर घुसने की कोशिश करता है और वहां से जब रास्ता बंद मिलता है तो बाहर निकलता है। और ये जो दूसरा अंदर से जो वो बाहर निकलेगा तो आप देखेंगे ये सफेद कपड़े पहने जो ग्रामीण है उसको पहले हमला करता है उसके ऊपर, और जब उसके ऊपर लाठी पड़ती है तब वो तेंदुआ लाल कपड़े वाले व्यक्ति पर भी हमला करता है। लोगों ने कोशिश की कि इस तेंदुए को घेर लिया जाए, पकड़ लिया जाए, उसे मारा जाए, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि तेंदुए को पकड़ा कैसे जाए।
यहां तक कि वन विभाग के लोगों को बुलाया गया तो उनके पास भी ना तो बेहोश करने वाला इंजेक्शन था, ना ही कोई जाल था जिससे कि तेंदुए को पकड़कर वहां से हटा दिया जाता। तेंदुआ खुद काफी घबराया हुआ था और ये यहाँ वहां छिपने की जगह तलाश रहा था, लेकिन जब हर तरफ से घिर जा रहा था तो उसने लोगों पर हमला किया है। 9 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है तेंदुए के हमले के बाद। अरे बेचारी जिंदगी बची हो। आइए अब आपको लिए चलते हैं मुंबई, जहां क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो नकली क्रेडिट कार्ड बनाकर बैंकों को लाखों की चपत लगा रहे थे। अब तक की जांच में पता चला है कि इस गिरोह के तार विदेशों तक जुड़े हुए हैं। इस गिरोह के 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और दूसरे आरोपियों की तलाश में गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र के शहरों में छापेमारी की जा रही है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। और अगर आप आंख बंद करके अपने क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करने के लिए किसी को भी दे देते हैं तो आगे से आप सावधान रहें, क्योंकि आपकी इस लापरवाही का नतीजा ये हो सकता है कि आपके इसी क्रेडिट कार्ड से कुछ दिन बाद कोई और खरीदारी कर रहा हो और आपको जब पता चले तब तक बहुत देर हो चुकी हो। अलग अलग बैंक के क्रेडिट कार्ड को देखकर आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये नकली हैं। ये कार्ड हूबहू असली क्रेडिट कार्ड की तरह दिखते हैं। बैंक का नाम, ग्राहक का नाम, यहाँ तक कि बैंक का लोगो भी असली की तरह है। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये असली क्रेडिट कार्ड के क्लोन कार्ड हैं। यह खुलासा तब हुआ जब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फर्जी क्रेडिट कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है उनके पास से कुल 92 नकली क्रेडिट कार्ड मिले हैं। हालांकि गिरोह का सरगना अभी भी फरार है। ये नेट से कुछ लोगों का पर्सनल डाटा चुराते थे, उसके आधार पे ये फेक क्रेडिट कार्ड बनाते थे। इसका इस्तेमाल करके वो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में या इलेक्ट्रॉनिक दुकान में सामान परचेस करते थे। अब तक की जांच में जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। ये गिरोह बेहद शातिर तरीके से क्रेडिट कार्ड की क्लोनिंग करता था ताकि क्रेडिट कार्ड के मालिक को भनक तक न लगे। जांच में पता चला कि ये गिरोह विदेश में किसी शख्स से क्रेडिट कार्ड के डेटा खरीदता था। इसके अलावा ऑनलाइन भी लोगों का डेटा चुराता था। इसके बाद अगला चरण होता था नकली क्रेडिट कार्ड तैयार करने का। गिरोह मार्केट में आसानी से मिलने वाले मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड को बैंक की तरह दिखने वाला कार्ड बना देते थे और उसके बाद चुराया गया डेटा इस नकली कार्ड में फीड कर देते थे। क्रेडिट कार्ड तैयार होने के बाद आसानी से लाखों रुपए की खरीदारी करते थे। साइबर एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि बैंकों के फर्जी क्रेडिट कार्ड बनाना अब काफी आसान हो गया है। मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड को ये एक अपने कंप्यूटर में डालते हैं और उस मैग्नेटिक स्ट्रिप में ये जो लोगों से खरीदा हुआ डेटा फिर उसमें अपलोड कर देते हैं। अपलोड कर देने से वो आपका कार्ड एक्टिव हो जाता है और फिर वहाँ से ये कार्ड यूज करने लग जाते हैं। ये गिरोह अब तक इसलिए बचा रहा क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत नहीं की। जिस व्यक्ति के कार्ड की क्लोनिंग होती थी, बैंक जांच के बाद उसके नुकसान की भरपाई कर देता था और अपना नुकसान बैंक इंश्योरेंस कंपनी से वसूल लेता था। मुंबई पुलिस का मानना है कि ये गिरोह फर्जी क्रेडिट कार्ड बनाने का काम तो करता ही था, साथ ही साथ फर्जी पहचान पत्र भी बनाता था ताकि अगर कोई फर्जी क्रेडिट कार्ड के साथ पहचान पत्र मांगे तो उसे दिखा सके। मुंबई पुलिस दावा कर रही है कि उन जगह को खोजा जा रहा है जहां पर क्रेडिट कार्ड के डेटा को चुराया या फिर खरीदा जा रहा है। इस पूरे मामले में एक विदेशी मास्टरमाइंड है जो अभी भी फरार चल रहा है। मुंबई क्राइम ब्रांच का दावा है कि जल्द से जल्द उस मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुंबई से कैमरामैन रमेश के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। जाकिर नाइक, पिछले कई हफ्तों से ये नाम सुर्खियों में है। ये शख्स खुद को धर्म की शिक्षा देने वाले के तौर पर पेश करता है, लेकिन इल्जामों की लिस्ट देखिए। कभी इस पर लोगों को आतंक के लिए उकसाने का आरोप लगता है
तो कभी एनजीओ के फंड में हेराफेरी का। लेकिन इस बार जो इल्जाम लगा है वो है धर्म के नाम पर अधर्म करने का। पैसे के दम पर 800 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। तो क्या जाकिर नाइक धर्म परिवर्तन के किसी बड़े मिशन में जुटा है? And I believe you're a Hindu sister? Yeah, I'm Hindu. Yes. The sister who had the earlier question, MashaAllah, Allah gave her hidayat and she wants to accept Islam. Prophet Muhammad And Prophet Muhammad is the messenger. the messenger. MashaAllah, sister. You are a Muslim. May Allah subhanahu reward you. पहले धर्म की शिक्षा के नाम पर आतंक का पाठ और अब पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप। महाराष्ट्र एटीएस और केरल पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में ये बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र एटीएस और केरल पुलिस ने जाकिर नाइक के एनजीओ से जुड़े अर्शी कुरैशी और रिजवान खान को गिरफ्तार किया तो जाकिर की इस करतूत का खुलासा हुआ। आपको ये पूरा खेल समझाते हैं। आरोप है कि जाकिर के पास सऊदी अरब से जो फंड आता था उसका इस्तेमाल वो धर्म परिवर्तन के लिए करता था और इसके लिए गरीब तबके के लोगों पर 50,000 रुपए तक खर्च किए जाते थे। जाकिर के करीबी रिजवान खान और अर्शी कुरैशी ये पूरा काम संभालते थे। रिजवान शादी और धर्म परिवर्तन का जिम्मा संभालता था, जबकि धर्म परिवर्तन करने वालों का खर्च उठाने का जिम्मा अर्शी कुरैशी के पास था। एटीएस सूत्रों का दावा है कि जाकिर नाइक का एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी IRF ने पैसे का लालच देकर करीब 800 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया, जिससे जुड़े दस्तावेज एटीएस को रिजवान के घर से मिले। तो ये देश में जहाँ पर लोकतंत्र है, सर्वधर्म समभाव की बात कही जाती है, यहाँ पर गरीबी का या धमका कर इस तरीके से धर्म परिवर्तन करना ये नाजायज है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो हो रही है। कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये गलत है कि जबरन धर्म परिवर्तन या प्रलोभन देके धर्म परिवर्तन लालच देके कराया जाए। अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो वो गलत है। आरोप ये भी है कि अर्शी कुरैशी और रिजवान ने मिलकर न सिर्फ केरल की एक लड़की मेहरीन और उसके पति का धर्म परिवर्तन करवाया, बल्कि उन्हें जिहाद के लिए ISIS में शामिल होने के लिए भी उकसाया। आपको बता दें कि केरल के 21 लोग लापता हैं। शक है कि ये सभी ISIS में शामिल हो चुके हैं। इन्हीं लापता लोगों में है मेहरीन उर्फ मरियम और उसका पति। जाकिर नाइक पर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। आरोप नंबर 1, आतंक के लिए उकसाना। आरोप नंबर 2, भारत में बिना लाइसेंस के पीस टीवी का प्रसारण। आरोप नंबर 3, जाकिर के एनजीओ को मिले विदेशी फंड का दुरुपयोग। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जाकिर पर कार्रवाई कैसे होगी, क्योंकि वो सऊदी अरब में बैठा है और फिलहाल भारत लौटने से इनकार कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय कुश्ती संघ ने नरसिंह यादव की जगह प्रवीण राणा को ओलंपिक के लिए रियो भेजने का फैसला कर लिया है। इसके साथ ही इन अटकलों पर विराम लग गया है कि नरसिंह यादव डोपिंग के विवाद के बावजूद रियो जा सकते हैं। नरसिंह यादव डोपिंग केस में फंसे थे और उन्होंने साजिश का आरोप लगाया था। IBN 7 के स्पोर्ट्स एडिटर विमल कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विमल, ये ऐसा फैसला जिससे कई जो फैन हैं नरसिंह के उनको दुख होगा, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ध्यान में रखा जाए, भारत की साख को ध्यान में रखा जाए, तो शायद ये फैसला करना जरूरी हो गया था। निश्चित तौर पर, और अगर देखा जाए तो ये पिछले 48 घंटे में काफी इस मुद्दे ने तुल पकड़ा। खुद जब नरसिंह यादव ने इस बात के लिए ब्लेम किया कि उनके साथ साजिश हुई थी, और उसके बाद जिस तरह से खुलकर फेडरेशन के जो अधिकारी हैं वो उनके साथ आए और उन्होंने कहा कि नहीं इनको न्याय मिलेगा, लेकिन दबी जुबान में ये बार बार कहा जा रहा था।
दबी जुबान में बार बार उस दिन भी, जिस दिन कल की अगर आप बात करें, कल भी उनसे पूछा गया था जब ब्रिजभूषण से कि क्या प्रवीण राणा जा सकते हैं। हालांकि उस समय उन्होंने टाल दिया था, इस बात को उन्होंने टाल दिया था कि नहीं अभी फिलहाल कोई नाम पे चर्चा नहीं होगी। लेकिन निश्चित तौर पर प्रवीण राणा को बैकअप ऑप्शन के तौर पर उनको साउंड आउट कर दिया गया था। हालांकि ये बड़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अभी तक आज शाम तक में इनका स्टैंड यही था और कल डिसिप्लिनरी कमेटी की बैठक होने वाली थी और फैसला मुमकिन था गुरुवार को आने का। लेकिन जिस तरह से जो शुरुआती खबर आई थी कि चूंकि एक बार ड्रग का आप दोषी पाए जाते हैं तो टेक्निकली आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और नरसिंह यादव के लिए काफी मुश्किलें बढ़ गई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यू टर्न हालांकि लिया है रेसलिंग फेडरेशन ने, लेकिन शायद इस नतीजे से उतना चौंकने वाली बात नहीं, क्योंकि दबी जुबान में राणा का नाम चल रहा था। विमल, एक बात बताइए, पहले सुशील का नाम लिया जा रहा था जो 2 बार भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीत चुके हैं, फिर नरसिंह ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन आखिरकार अब जो जा रहे हैं प्रवीण राणा, उनसे मेडल की कितनी उम्मीद की जा सकती है? देखिए, ये अगर राणा से अगर आप उम्मीद करें तो जाहिर सी बात है, ये नरसिंह यादव और सुशील कुमार इस कैटेगरी में तो डेफिनेटली नहीं है, उस तरह का उनका रुतबा नहीं है अगर घरेलू अगर उनके परफॉर्मेंस की बात की जाए। हालांकि मेडलिस्ट रहे हैं जूनियर वर्ल्ड्स में, उन्होंने अगर देखा जाए तो उस जूनियर कैटेगरीज में उन्होंने अच्छा खेल दिखा हुआ, लेकिन ये उनके लिए भी काफी मुश्किल होगा। अगर आप देखा जाए ये आसान नहीं होगा, खासकर विमल एक बात और बताइए, लोग कई तरह की बातें कर रहे थे उनके लिए कितना आसान या मुश्किल होगा, क्योंकि सुशील कुमार को रिप्लेस करना इस कैटेगरी विमल एक चीज और है, वैसे भी बहुत एक से एक बड़े दिग्गज है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्रवीण राणा से उम्मीदें की जा सकती है। ठीक है विमल, एक चीज और है, वो ये कि नाडा की अपीलेट कमेटी की बैठक होनी है मेरे ख्याल से अभी। क्या वहां पर कोई ऐसा फैसला लिया जा सकता है जिससे कि आज का फैसला जो अभी आप ब्रेकिंग न्यूज में दे रहे हैं, इसको पलटा जा सके, या ये आखिरी फैसला माना जाए कि भारतीय कुश्ती संघ का आखिरी फैसला है ये कि नरसिंह यादव की जगह प्रवीण राणा ही ओलंपिक में जाएंगे? नहीं, देखिए निश्चित तौर पे अगर जो फेडरेशन ने यह फैसला लिया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फेडरेशन को ये बात पक्की मिल गई, क्योंकि आपको बताते ब्रिजभूषण सिंह लगातार इस बात को दोहरा रहे थे कि वो फिला और जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनसे मिनट बाय मिनट टच में थे। वो उन्होंने कल इस बात को हमारे साथ इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को कहा था, जब हमने उनसे नियमों का हवाला दिया कि आप कैसे ये दावा कर रहे हैं कि अभी भी नरसिंह जा सकते हैं, तो उन सारी तकनीकी बातों को उन्होंने ये कहकर समझाया था कि वो लगातार टच में है और उन्होंने 7 दिन का टाइम बाय किया। तो निश्चित तौर पे ये आज का डेवलपमेंट है और जो लेटेस्ट रिपोर्ट उनके पास पहुंची तो उसी के बाद ये फैसला लिया हुआ, और अंतर्राष्ट्रीय जो संघ है उन्होंने साफ रेसलिंग फेडरेशन को ये कह दिया होगा कि भाई नरसिंह यादव का केस जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है, और इसलिए इसको उन्होंने सरेंडर किया। नहीं तो ये मामला भी 2 दिन और खिंचता, क्योंकि अगर आप ब्रिजभूषण के देखें तो उन्होंने कहा था कि ये मामला बुधवार को साफ होगा या गुरुवार को साफ होगा, और चूंकि कल बुधवार को बैठक होने वाली थी 4 बजे नाडा की जो कमेटी है, तो कुल मिलाकर देखा जाए अब उस कमेटी के फैसले का एक तरह से देखा जाए औपचारिकता ही है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा विवाद हुआ और अल्टीमेटली आप कहा जा सकता है पूरे प्रकरण में चाहे जो भी दोषी हो, नुकसान भारत का हुआ है, मुल्क के साथ एक तरह से देखा जाए खेल हुआ है, क्योंकि पहले सुशील नहीं गए, सुशील की जगह नरसिंह आए और नरसिंह की जगह अब राणा जा रहे हैं, जिनसे आपने अगर आप प्रैक्टिकली बात करें तो मेडल की उम्मीद आप नहीं कर सकते। विमल कुमार, कुल मिला के ये बहुत अच्छी खबर नहीं है भारत के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए ये ज़रूरी हो गया था फैसला लेना। फिलहाल इस जानकारी के लिए धन्यवाद IBN 7 के स्पोर्ट्स एडिटर विमल कुमार। तो जैसा कि विमल अभी बता रहे हैं, न्यूज़ ब्रेक कर रहे हैं, भारतीय कुश्ती संघ ने फैसला ले लिया है, नरसिंह यादव की जगह प्रवीण राणा को ओलंपिक के लिए रियो भेजा जाएगा।